हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की जो बुक है आपकी, उसमें से स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इस टॉपिक पर आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मेरा आपसे यही एक अनुरोध है कि इस बुक को भी, ठीक है, आप इसको बहुत लाइटली ले लेते हो, बहुत ईजी ले लेते हो, लेकिन इसे आपने ईजी नहीं लेना है। इसे भी आपने बहुत ही अच्छे अच्छे से बिल्कुल इसकी तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेटेज जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र रखता है, उतना ही वेटेज इसका भी है। अगर 40 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, वो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है, ठीक है, वहाँ से आता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये भी 40 मार्क्स का ही आता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र पर ही अपना टाइम ज़्यादा लगाते हैं और इसको वो बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, जबकि ये जो है आपका नंबर गेन कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है, इसको हम इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये समष्टि अर्थशास्त्र के कंपैरिजन में इजी है, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आप यहाँ से 40 मार्क्स बहुत ही आसानी से, 40 नहीं तो 35 मार्क्स तो जो है बहुत ही आसानी से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण हुआ करता था, ठीक है। मतलब कि ये है कि जो भारत में जो अर्थव्यवस्था जो चला रहे हैं लोग ज़्यादातर, उनका शोषण ही हुआ करता था। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण, ठीक है। जो कृषि कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनका तो शोषण होता ही होता था। देखिए क्या था वहाँ पर, कृषि का शोषण जो है वो भू राजस्व की जमींदारी द्वारा हुआ करता था। मतलब कि जो जमींदार होते थे, ठीक है, जमींदार, और भू राजस्व मतलब कि कर, ठीक है, भूमि के ऊपर लिया जाने वाला कर। तो भूमि के ऊपर लिया जाने वाला जो कर है वो जमींदार जो है प्राप्त करते थे, और जमींदार वो कर इतना ज़्यादा वसूलते थे जिसके कारण जो है किसानों का शोषण ही होता था। किसानों के पास जो है कुछ बचता ही नहीं था, ठीक है। जमींदारों को क्या है, भूमि का स्वामी ही घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। जो जमींदार है वो क्या होते थे, वो भूमि के स्वामी ही होते थे, ठीक है। वो भू राजस्व के रूप में सरकार को तो एक पूर्व निर्धारित राशि देते थे, ठीक है। सरकार को तो जो उन्होंने राशि देनी होती थी वो निर्धारित होती थी, लेकिन क्या है, जो किसानों से, ठीक है, भूमि को जोतने वाले जो किसान हैं, उनसे वो जितनी चाहे उतनी राशि वो वसूल कर सकते थे। मतलब कहने का ये हो गया कि वो किसानों से तो पैसा बहुत ज़्यादा लेते होंगे, लेकिन सरकार को वो जो कर देते थे वो एक निश्चित होता था, ठीक है। अगला है कि भूमि को जोतने वाले किसान होते थे, ठीक है, उनके पास अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बहुत ही कम पैसे होते थे। मतलब वही हो गया कि कृषि में जब वो काम करते थे तो सारा पैसा तो वो कर के रूप में जमींदारों को दे देते थे, तो उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं बचता था। बहुत ही कम पैसे बचते थे, उसके कारण वो अपनी जीविका भी बहुत ही मुश्किल से कमा पाते थे। और दूसरी ओर जो जमींदार होते थे, ठीक है, वो अपने राजस्व आय जो है जीवन की विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करते थे। मतलब कि जीवन की विलासिता मतलब कि अपने शौक पूरे करते थे, उनसे अपनी ज़रूरतें तो पूरी करते ही थे, बल्कि अपने शौक भी पूरे कर लेते थे। इतने पैसे वो उनसे ले लेते थे, और कृषि के विकास के लिए वो बहुत कम या फिर कोई निवेश ही नहीं करते थे। मतलब कि कृषि करने के लिए किसानों को हल चाहिए या ट्रैक्टर, जो भी उस टाइम पर चलता था, तो उसके लिए वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। उसके कारण क्या होता था कि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा मजदूरी करते थे, उनको सारा कुछ खुद ही करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जितनी वो मेहनत करते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। जो औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब कि जो फैक्ट्री वगैरह है, जो काम उस टाइम पर करते थे लोग कृषि के अलावा, ठीक है, उसका भी शोषण हुआ। देखो, ब्रिटिश शासन ने पहले भारत में औद्योगिक क्षेत्र अपने
हस्तशिल्प उद्योग के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पहले, जब ब्रिटिश शासन नहीं हुआ करता था तो उससे पहले भारत में जो उद्योग था वो था हस्तशिल्प का, मतलब हाथ से बनाई जाने वाली जो चीज़ें थी वो बहुत बिकती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है, मतलब कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें, अपनी विविधता के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे ही विश्व में प्रसिद्ध थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दो प्रकार से नष्ट कर दिया, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया ब्रिटिश सरकार ने तो। ठीक, देखो, सबसे पहले है कि भारत के हस्तशिल्प उद्योग की विदेशी मांग उनके निर्यात पर भारी शुल्क के माध्यम से नष्ट हो गई। ठीक है, निर्यात करना मतलब कि एक्सपोर्ट करना। ठीक है, भारत से जो चीज़ें बनती थी उनको बाहर बेचना, लेकिन उसमें भारी शुल्क, बहुत ही महंगी वो चीज़ें बेचने लगा ब्रिटिश सरकार जो है। उसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने उसे खरीदना ही बंद कर दिया। हस्तशिल्प की चीज़ों को, हाथ से बनी चीज़ों को उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि निर्यात पर क्या था, भारी शुल्क था। फिर दूसरा है कि भारत के हस्तशिल्प उद्योग की घरेलू मांग जो है, ठीक है, और जो कुछ लोग जो भारत में ही उन चीज़ों को खरीदते थे, घरेलू मांग जो होती थी, उनका क्या हुआ, भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात से ही नष्ट हो गई। मतलब कि इतनी सस्ती बेच देता था वो, शुल्क मुक्त मतलब कि बहुत ही सस्ती। तो उससे क्या हुआ कि जो हस्तशिल्प थे, जो हाथ से बनाते थे जिन चीज़ों को, उनको तो कुछ बचता ही नहीं था। सारी चीज़ें इतनी सस्ते में बेच देना, तो उनको फ़ायदा बहुत कम होता था। मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो हर तरफ से भारतीयों का शोषण कर रही थी। ठीक है, ऐसी थी अर्थव्यवस्था उस टाइम पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का औपनिवेशिक शोषण, मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था कि कुछ वस्तुएं भारत से जा रही हैं, कुछ भारत में आ रही हैं, तो उनका भी शोषण किया गया। देखो किस तरह से, विभेद मूलक प्रशुल्क, प्रशुल्क मतलब कि वही कर जो होता है, अलग अलग आयातों पर लगाए जाने वाला कर। ठीक है, आयात मतलब कि जो चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग तरह से कर लगाया जाता था। देखिए कैसे, ब्रिटेन में औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कच्चे माल का शुल्क मुक्त निर्यात करने लगा। बहुत ही सस्ते में जो है वो क्या करने लगा, जो कच्चा माल है बहुत ही सस्ते में ब्रिटेन को निर्यात करने लगा, उसको देने लगा। ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्ट करने लगा। और भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग का विस्तार करने के लिए, कि जो ब्रिटिश की जो वस्तुएं हैं, ब्रिटिश द्वारा बनाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उसकी मांग बढ़े, तो उसके लिए वो क्या करने लगा, ब्रिटिश वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने लगा और बाहर से बहुत ही सस्ते में खरीदने भी लगा, ताकि सस्ते में जब भारत में वो चीज़ें बिकेंगी तो लोग उन्हें खरीदेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं को। और जो भारत में बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया अभी, हस्तशिल्प, उनको वो नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी उसने शोषण किया कि भारत से जो कच्चा माल है वो सस्ते में देने लगा बहुत ही। ठीक है, और बाहर से जो चीज़ें थी वो सस्ते में आती थी, लेकिन उनको वो भारत के अंदर अपनी मर्जी से ही बेचता था। तो ऐसे अलग अलग तरीके की उसकी जो वो कर वसूलने की जो नीतियाँ थी, ठीक है, उसके कारण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी शोषण होने लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, देखते हैं स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, वो ऊपर था कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, लेकिन अब देखते हैं उसमें विशेषताएं क्या थी। तो विशेषता देखते हैं, इसमें कोई ये भी हो सकता है कि उसमें वो कमियां भी हों, मतलब वो किस प्रकार की थी, हमने ये बताना है इसमें। तो एक तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पर, वो है गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन मतलब कि गति ही नहीं कर रहा था देश वहीं का वहीं रुका हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, कुछ गति नहीं थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय तो बहुत ही कम होती है, ठीक है, लेकिन कोई भी वृद्धि नहीं हो रही होती है, बहुत कम पैसे लोग कमा रहे हैं और अपनी बस जीविका अर्जित करते जा रहे हैं और जी रहे हैं बस, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, बाकी देश जो है वो तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन जो भारत है वो पिछड़ा हुआ था, बहुत ही पीछे रह गया था वो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है, मतलब कि लोग बहुत कम कमा रहे हैं,
पैसे ही नहीं है। देखो 1947-48 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 230 रुपये, सिर्फ 230 रुपये। मतलब कि क्या था? पर्याप्त भोजन, वस्त्र और निवास के बिना जनसंख्या अधिकांश भाग जो है बहुत ही गरीब था, बेरोजगारी व्याप्त थी वहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सारे लोग ऐसे थे जो कि बहुत गरीब थे। ठीक है, उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था, कुछ कपड़े भी उनके पास नहीं होते थे, निवास तो उनके पास समझो होता ही नहीं होगा, तो बहुत ही गरीब थे वो, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद अगला है हमारा जो कृषि है, वो भी पिछड़ापन ही था, कृषि में भी पिछड़ापन था। देखो इसको निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया गया है। देश की कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील मतलब कि जो काम में लगी हो, लगभग 72% भाग कृषि में लगा हुआ था। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं देश के, जो 72% लोग होते थे वो तो कृषि में लगे होते थे, लेकिन जो सकल घरेलू उत्पाद होता था उसमें उनका योगदान केवल 50% ही था। मतलब ये होगा कि 72% लोग काम तो कर रहे हैं उसमें, ठीक है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वो 50% ही काम कर रहे हैं, 50% जितना काम कर रहे हैं। 72% लोग 72% जितना काम नहीं कर रहे होते थे, वो सिर्फ 50% तक का ही काम कर रहे होते थे। मतलब कि काम ही बहुत कम था, काम ही नहीं था, बेरोजगार थे लोग। जैसे कि जहाँ पर एक व्यक्ति का काम है, वहाँ पर वो 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो काम है, काम तो उतना ही है, लेकिन उसे 2 जने मिलकर कर रहे हैं। तो इस तरह से 50% ही, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हुआ करता था। अगला है उत्पादकता अत्यंत निम्न थी, मतलब कि बहुत ही कम उत्पादन हो रहा था। इस कारण गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन केवल 660 किलोग्राम था और चावल का 665 किलोग्राम, मतलब कि इतना कम हो रहा था प्रति हेक्टेयर, बहुत ही कम। 660 किलो जो है वो गेहूं उगाई जा रही थी, 665 जो है वो चावल उगाए जा रहे थे। निर्वाह करने के लिए जो खाद्यान्न थे, खाने की चीज़ें थी, उनका उत्पादन जो है बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता था। निर्वाह करने के लिए, सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए। 1947-48 में यह मात्र 527 लाख टन दर्ज किया गया था उस टाइम पर, 527 लाख टन। तो ये निर्वाह करने के लिए, पूरे देश के निर्वाह करने के लिए कम था ये। ठीक है, देश को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से मिल पा रहा था। कृषि जो है बहुत ही पिछड़ी हुई थी उस टाइम पर, इतना ज़्यादा अनाज जो है किसान जो है वो उगा ही नहीं पा रहे थे। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। ठीक है, उद्योग भी पिछड़ापन था, उद्योग में भी क्या है? पिछड़ापन शामिल था। देश में आधारभूत और भारी उद्योगों की वास्तविक कमी थी। ठीक है, देश में जो उद्योग बहुत जरूरी है वो नहीं हुआ करते थे। भारी उद्योग जो है, ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी उद्योग है उनकी भी कमी थी। मशीनों का उत्पादन लगभग नगण्य था, नगण्य मतलब कि बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम, मशीनें तो थी ही नहीं। छोटे पैमाने के उद्योग जो थे, ठीक है, और कुटीर उद्योग जो जिन्हें कहते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो लोग कर रहे हैं, वो तो लगभग नष्ट ही हो गए थे, क्योंकि लोगों को ब्रिटिश सरकार जो है वो कुछ देती ही नहीं थी, तो लोगों ने अपने उद्योग बंद कर दिए थे। ठीक है, और ज़्यादातर क्या थे? वो कृषि में ही घुस गए थे, और कृषि में घुसने से भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग जैसे कि ये कुटीर उद्योग वगैरह वो नष्ट हो गए थे। अपनी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के बड़े भाग के लिए भारतीय उद्योग ब्रिटेन के आयात पर ही निर्भर था। ठीक है, अपनी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता, पूंजीगत वस्तुएं मतलब कि जो वस्तुएं हैं उनके पास, जो उन्होंने अपनी पूंजी बनाकर रखी हुई, जिन्हें उन्होंने जोड़ कर रखा हुआ है, ठीक है, उस आवश्यकता के बड़े भाग के लिए, मतलब जो उनको बहुत ही ज़रूरी है, वो भी वो भारत में नहीं बना पा रहे थे। उससे भी वो ब्रिटेन से ही आयात करता था, ब्रिटेन से ही उन चीज़ों को मंगाता था। मतलब भारत में उद्योग उनका नहीं हो पा रहा था जो चीज़ ज़रूरत की। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एक छोटा सा से मान लीजिए, ये एक फ़ोन ही मान लीजिए। फ़ोन जो है वो आजकल आपको पता है कितनी ज़रूरतमंद चीज़ है, तो उस फ़ोन को भी भारत जो है वो इंडिया में नहीं बना पा रहा था, बल्कि वो फ़ोन भी जो है वो बाहर से ही आ रहा था। एक फ़ोन की फैक्ट्री भी भारत में नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने फ़ोन का लिया है, ये नहीं कि उस टाइम पर फ़ोन की ही बात ये हो रही है, नहीं, एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अगला देखते हैं अनियंत्रित निर्धनता। ठीक है, निर्धनता बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या का बड़ा भाग बहुत निर्धन था, बहुत सारे लोग जो वो गरीब ही थे। लोग एक दिन में 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। उनके पास निवास और वस्त्रों का अभाव था, ना तो रहने की जगह थी और ना ही उनके पास कपड़े हुआ करते थे। ठीक है, ज़्यादातर बेरोजगारी थी। ठीक है, बेरोजगारी फैली हुई थी, इसी कारण से ही गरीबी थी। अगला पॉइंट है हमारा आधारिक संरचना का कम विकास। आधारिक संरचना मतलब कि जो हमारा आधार है, जो बेस है,
उसका ही विकास बहुत कम था। जैसे कि संचार वगैरह हो गया, यही जैसे मैंने फ़ोन वगैरह बोला आपको, फ़ोन, परिवहन के साधन, आने जाने के साधन, बिजली, ऊर्जा, ठीक है, ये सभी चीज़ें उस टाइम पर बहुत कम थी। ना तो बिजली थी, ना परिवहन के साधन थे आने जाने के लिए, लोगों के पास कुछ हुआ नहीं करता था, संचार वगैरह नहीं थे। ये सब चीज़ें बहुत ही निम्न थी, निम्न मतलब बहुत कम थी। 1948 में बिजली उत्पादन की क्षमता केवल 2100, ठीक है, मेगावाट ही थी। ठीक है, बहुत कम बिजली थी। देश के कुछ ही हिस्सों में बिजली हुआ करती थी, या फिर बहुत ही कम टाइम वो बिजली आया करती थी। रेलवे लाइनों की जो लंबाई है, ठीक है, वो भी बहुत कम थी। रेलवे लाइनें नहीं हुआ करती थी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, तो भी लोग काम नहीं करते थे। पक्की सड़कों का क्षेत्र केवल 155,000 किलोमीटर ही था। देखो कितना कम है, 155,000 किलोमीटर। पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें हैं। तो किस तरह से हमारा आधारिक संरचना, आधार, देश का आधार ही बहुत कम था। तो चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र कैसा था। ठीक है, जब स्वतंत्र हो गया था हमारा देश, जो यहाँ पर स्वतंत्र हो रहा था, तो उस टाइम पर कृषि का क्षेत्र कैसा था। तो यहाँ पर निम्न उत्पादन या फिर उत्पादकता, जो भी कह लें, उत्पादन जो था वो बहुत ही कम हुआ था। उत्पादन से अभिप्राय कुल पैदावार से, ठीक है, टोटल जितनी भी पैदावार हो रही है, किसान जितना भी उगा पा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम था। जबकि उत्पादकता का मतलब है प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन, ठीक है, प्रति हेक्टेयर भूमि जो है वो कितना उत्पादन कर रही है। उत्पादन का मतलब हो गया कि टोटल कितना देश में अनाज है, और उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन है, ठीक है, कि हर हेक्टेयर पर कितना उत्पादन हो रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोनों ही बहुत कम थे, मतलब कि प्रति हेक्टेयर अनाज ही बहुत कम उगाया जा रहा था, जिसके कारण जो है वो कुल पैदावार ही कम हुआ करती थी। ठीक है, अगर एक भूमि पर अनाज कम उगाया जा रहा है, बहुत ही कम पैदावार हो रही है अनाज की, तो पूरे देश में हर भूमि पर थोड़ा थोड़ा अनाज, उस सबको मिलाकर जो उत्पादन है, पैदावार जो है, तो वो भी तो बहुत कम ही होगी ना इस तरह से। तो जो उत्पादन और उत्पादकता, ये दोनों ही बहुत कम थे उस टाइम पर, स्वतंत्रता के समय कृषि इस प्रकार की थी। अगला है अनिश्चितता की अधिक मात्रा। अनिश्चितता की मात्रा जो है बहुत अधिक थी, कृषि में अधिक मात्रा में अनिश्चितता था। ठीक है, मतलब कि जो कृषि है, कहीं कहीं पर तो वर्षा होती थी, ठीक है, तो अच्छी खासी वहाँ पर कृषि हो जाती थी, ठीक है, लेकिन कहीं पर वर्षा वगैरह ना हो तो वहाँ पर जो है उत्पादन जो है वो बहुत कम होता था। ब्रिटिश शासन काल में ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया जिससे कि सिंचाई जो है वो हर स्थान पर की जा सके। लोग जो है वो पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कुछ कृषि पर इन्वेस्ट तो किया ही नहीं था। अगला है निर्वाह खेती का प्रभुत्व। उस टाइम पर क्या है, कृषि को अधिकतर निर्वाह के साधन के रूप में ही लिया जाता था। निर्वाह खेती मतलब कि क्या होता है, निर्वाह खेती का मतलब है खेती का वह रूप जिसमें फसलों का उत्पादन परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिर्फ खेती इतनी की जाती थी कि जिससे कि निर्वाह किया जा सके, अपना जीवन सिर्फ चलाया जा सके। ठीक है, तो इसमें बाजार में बिक्री के लिए तो कुछ बचता ही नहीं था, बहुत ही न्यूनतम अधिशेष बचता था। तो इसके कारण क्या है, व्यापार जो है वो पिछड़ गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई, व्यापार में भी, व्यापार भी नहीं किया जाता था। फिर अगला आता है, जो भूमि के स्वामी होते थे या फिर उसे जोतने वाले किसान, उनके बीच में बहुत बड़ी खाई होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई खाई बनाई हुई थी। इसका मतलब ये है कि जो भूमि के स्वामी जो होते थे, जो जमींदार होते थे, और जो किसान होते थे, उनके बीच में खाई इतनी बड़ी, इतना ज़्यादा, मतलब उनमें वो फासला होता था कि उसको वो तय नहीं कर पाते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जो कृषि की एक विशेषता यह थी कि भूमि के स्वामी और भूमि को जोतने वाले किसान, इनके बीच में एक खाई थी, मतलब कि बहुत बड़ा फासला था। भूमि के स्वामी जो है वो फसल के हिस्सेदार तो थे, लेकिन उत्पादन की लागत में वो कुछ भी हिस्सा नहीं देते थे। उत्पादन की लागत में जो भी पैसा लग रहा है किसान अपनी तरफ से लगाएंगे, लेकिन जो फसल आएगी उगकर, जो भी पैदावार होगी वो उसको ले लेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला है ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश राज में जो भू राजस्व की प्रणाली थी, ठीक है, कर की प्रणाली थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर क्या था, जो जमींदारों को भूमि जो है उसका वो स्थायी स्वामी बना देते थे जमींदारों को, कि वो तो पक्के स्वामी होंगे ही होंगे,
ठीक है। दूसरा है, जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को तो एक निश्चित राशि देनी होती थी। वह सरकार को क्या करते थे, एक निश्चित राशि जमा कराते थे, लेकिन उनको एक स्वतंत्रता थी कि वो भूमि जोतने वाले, मतलब जो किसान है, जो किसान कर कृषि कर रहे हैं, उनसे वो जितनी चाहे राशि ले सकते थे। ठीक है, इस प्रकार की भी उनको एक स्वतंत्रता थी। तो जमींदार, एक तो उनके पास पहले से ही उनको भूमि का स्वामी बना दिया जाता था। दूसरी और वो क्या करते थे, सरकार को तो बहुत ही कम कर देते थे, जो भी मतलब कर निश्चित था उस टाइम पर, लेकिन किसानों से वो सारे ही पैसे कर के रूप में ले लेते थे। ठीक है, किसानों के पास अपना निर्वाह करने के लिए बहुत ही कम पैसे बचते थे। ठीक है, अगला है, जमींदारों को भूमि जोतने वाले, ठीक है, वालों का असीमित शोषण आरंभ हो गया। इससे क्या हुआ, जो जमींदारी जो करते थे, जो जमींदार थे, वो क्या करते थे, वो किसानों का असीमित शोषण करने लग गए, बहुत ज़्यादा उनका शोषण करने लग गए। ठीक है, उनसे पैसे बहुत ज़्यादा वसूलने लग गए। ठीक है, जमींदारों द्वारा भू राजस्व की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई। ठीक है, कर जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, किसानों का दर्जा अब घटकर क्या हो गया, भूमिहीन श्रमिक हो गया। ठीक है, जिन किसानों के पास भूमि हुआ करती थी, अब वो सारा कर दे के सारी अपनी भूमि ही उन्होंने गंवा दी। ठीक है, भूमिहीन श्रमिकों के रूप में किसानों को निर्वाह करने के लिए, अपना मतलब निर्वाह करने के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ती थी। ठीक है, बहुत ही कम से, मतलब काम तो वो इतना करते थे, मजदूरी बहुत ज़्यादा भर भर के करते थे, लेकिन उन्हें पैसे जो हैं वो बहुत ही कम मिलते थे। इसके कारण क्या हुआ, जो किसान हैं, ठीक है, वो पिछड़े हुए रह गए। अगला पॉइंट है हमारा, कृषि का बाध्यकारी, ठीक है, व्यापारीकरण। मतलब जो कृषि है, ठीक है, उसका व्यापार जो है वो बाध्य होगा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने तय किया है कि व्यापार किस चीज़ का होगा, तो वही चीज़ उगाई जाए। ठीक है, किसानों को परंपरागत निर्वाह, जैसे कि जो चावल गेहूं वगैरह हो गई, ऐसी फसलें जो हो गई, ठीक है, उनका जो व्यापार है, ठीक है, वो नहीं करने देते थे, बल्कि विशेषकर जो व्यापारिक फसलें हैं, ठीक है, जिनसे व्यापार किया जा सकता है, जिससे सरकार को ज़्यादा फायदे हो, जैसे कि नील की खेती करने के लिए वो किसानों को बहुत विवश करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन, क्या कारण है इसका, ब्रिटेन में कपड़ा जो है वो उद्योग वहाँ पर चलता था, कपड़ा उद्योग, तो उस कपड़े को रंगने के लिए उन्हें नील की आवश्यकता होती थी। तो वो नील जो है वो भारत से फिर जाए, ठीक है, ताकि ब्रिटिश सरकार जो है अपने फ़ायदा कर सके, नील को अच्छी मात्रा में बेच सके, है, अच्छे पैसे कमा सके। तो इसलिए जो ब्रिटिश सरकार है वो नील की खेती करने के लिए, ठीक है, उस किसानों को बाध्य करती थी। चलिए, ये तो अब हमने पढ़ा था कि कृषि किस तरह की थी स्वतंत्रता के समय। अब देखते हैं जो उद्योग हैं वो किस तरह के थे। ठीक है, कृषि क्षेत्र अभी हमने पढ़ा है। अब देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्वतंत्रता के समय किस प्रकार का था। तो व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकरण का पतन हो गया, खत्म ही हो गया। पूरा उद्योग जो है वो खत्म हो गया। किस प्रकार का उद्योग था, हस्तशिल्प। ठीक है, यहाँ पर जो है हस्तशिल्प का उद्योग किया जाता था उस टाइम पर। ठीक है, उसका पूरा पतन ही हो गया। इसका क्या कारण है, ब्रिटिश सरकार की विभेदी मूलक नीतियों के कारण। ठीक है, विभेद मूलक अलग अलग नीतियां थी, ठीक है, भेदभाव वाली नीतियां थी। उसके कारण विश्व भर में जो प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प थे उनके उद्योग का पतन हो गया। ठीक है, कहीं पर तो ये जो है हस्तशिल्प बहुत अच्छा चल रहा था और कहीं पर ये नहीं चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि बाहर के देशों में तो अच्छा खासा वो पैसा कमा रहे थे, लेकिन भारत के अंदर जो है इस हस्तशिल्प को बहुत सस्ता कर दिया, बहुत ही इसको गिरा दिया इसके। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने क्या है, हस्तशिल्प जिसमें उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था उसको उन्होंने बनाना ही, हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुओं को ही उन्होंने बंद कर दिया। इस उद्योग का पतन ही हो गया। अगला है, निवेश के अवसरों के अभाव के कारण, ठीक है, लोग निवेश नहीं कर रहे थे, ठीक है, हस्तशिल्प में। तो उससे क्या हुआ, आधुनिक उद्योग जो है वो बढ़ने लगा। लोग जो है हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ों पर निवेश नहीं कर रहे थे अब, बल्कि मशीनों से बनाई जाने वाली वस्तुओं पर निवेश कर रहे थे। तो इससे क्या होगा कि हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ जो है उसका पतन हो गया, हस्तशिल्प का पूरी तरह से ही पतन हो गया। देखो, ब्रिटिश शासन जो है उसने पहले भारत का हस्तशिल्प उद्योग अपने उत्कृष्टता और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पहले, जब ब्रिटिश शासन नहीं था तो उससे पहले भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरे ही विश्व में प्रसिद्ध था। लेकिन ब्रिटिश शासन के कारण जैसे ही ब्रिटिश आए
उनके कारण इस उद्योग का पतन हो गया। ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली विभेदमूलक आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के कारण ही हुआ। देखिए कितनी सुंदर हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन इन सबका पतन हो गया। किस तरह से हुआ? राज्य की विभेदमूलक प्रशुल्क नीति। ठीक है, प्रशुल्क नीति अभी हमने ये पहले भी पढ़ा था कि कहीं पर तो कर किसी अच्छे सही तरह से लिया जाता था और कहीं पर जो कर है वो बहुत ही कम लिया जाता था। जैसे कि बिना निर्यात शुल्क के भारत से कच्चे माल का निर्यात किया गया। बिना निर्यात शुल्क, ठीक है, बिना किसी पैसों के निर्यात कर दिया जाता था। मतलब कि भारत से कच्चा माल जो है बहुत ही सस्ते में या फिर एकदम बहुत ही कम कीमत में इसको बेच दिया जाता था, दे दिया जाता था कच्चा माल। और बिना आयात शुल्क के ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद को भारत में लाया जाता था। और जो सरकार है वो क्या करती थी, जो बाहर से अपनी चीज़ें बनवाती थी, ब्रिटिश सरकार जो है अपना औद्योगिक जो चीज़ें करती थी, औद्योगिक उत्पाद जो करती थी, ब्रिटिश उद्योग जो होता था उसको भी बहुत ही सस्ते में लाती थी और यहाँ पर आकर उसको महंगे में बेच देती थी। लेकिन उसी समय भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर भारी शुल्क लगाए गए। ठीक है, और हस्तशिल्प के उत्पाद के बहुत ही भारी शुल्क, निर्यात के बहुत ही भारी शुल्क लगाए गए। मतलब कि जो हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं अगर उनको बाहर बेचना है तो उस पर बहुत ही भारी शुल्क लगाया गया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो गई। तो इतनी महंगी चीज़ें जो हैं उनको कौन खरीदेगा, तो उस कारण से उसका कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। जबकि मशीन से बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो आसानी से और सस्ती मिल जाती थी, तो उसका ही क्या है, निरंतर विकास होता गया और हस्तशिल्प जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अगला है मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। अब जो मशीन से बनाई जाने वाली जो वस्तुएं होती थी उनकी लागत बहुत कम होती थी, उत्पादन लागत बहुत कम होती थी। और जो भारत में हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं उनकी प्रतियोगिता, ठीक है, उनके आगे टिक ना सकी, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती थी। लागत बेशक कम होती थी लेकिन मेहनत जो है उस मेहनत के अनुसार उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। तो इस कारण से हस्तशिल्प खत्म हो गया और लोग जो है वो मशीनी जो बनी हुई चीज़ें थी उनकी ओर बढ़ने लगे। ठीक है, फिर अगला है मांग का नया स्वरूप। मांग का नया स्वरूप ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित होकर, ठीक है, भारत में एक नए वर्ग का जन्म हुआ। यह वर्ग पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने में, ठीक है, बहुत ही रुचि रखने लगा। मतलब कि पश्चिमी जो शैली थी उसको अपनाने लगा। लोग अब क्या है, मशीन से बनी हुई चीज़ों को, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही अपनाने लगे। इसके कारण क्या हुआ, मांग के स्वरूप में ब्रिटिश वस्तुओं के पक्ष में और भारतीय वस्तुओं के विपक्ष में बदलाव आया। मतलब जो चीज़ें भारत में बनाई जा रही हैं उसके विपक्ष में लोग होने लगे और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में होने लगे। भारत में रेलवे का आगमन हुआ। भारत में रेलवे प्रणाली आरंभ होने के कारण निम्न लागत वाली ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का आकार बढ़ने लगा। ठीक है, निम्न लागत वाली ब्रिटिश वस्तुओं मतलब कि चीज़ें जो है वो रेलवे से लाई जाने लगी। ठीक है, और उच्च लागत वाली भारतीय वस्तुओं का बाजार जो है वो सिकुड़ने लगा। तो जिन वस्तुओं पर ज़्यादा लागत होती थी, ठीक है, भारतीय वस्तुओं का वो जो बाजार था वो सिकुड़ने लगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं बाहर से बहुत आसानी से आ जाती थी, ठीक है, भारतीय रेलवे के कारण। और जो भारत में बनाई जाने वाली जो वस्तुएं थी अब वो महंगी होती थी, लोग उन्हें नहीं खरीदते थे। तो इससे भी क्या हुआ, भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से हर पॉइंट समझ आया होगा। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वही मैंने आपको आज करवाए हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों और आप इनको रिवाइज भी ज़रूर करेंगे। तो अब इसी चैप्टर का एक अगला पार्ट, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर। थैंक यू बच्चों, गुड लक, बाय बाय।